है गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामेंद्र मिश्रा राम। मैं आपसे बैचेज में मिलता रहता हूं। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज का जो हमारा सेशन है ये मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर सेशन है। सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो अभी दो बड़े एग्जामिनेशंस आने वाले हैं मेंस के हिसाब से। अगर हम देखें, वन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020, उसका मेंस होने वाला है जनवरी में ही, 8 जनवरी से। सेम एज यूपी पीसीएस 2020 का भी मेंस होने वाला है 22 जनवरी से। तो ये दो बड़े एग्जामिनेशन हैं जिनका अभी मेंस आने वाला है। आप सबको पता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं जनरली उनमें 3 स्टेजेज होते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। अगर हम यूपीएससी की बात करें या जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है, आइदर दैट इज़ फॉर यूपीएससी और यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, बिहार पीसीएस और एनी अदर एग्जामिनेशन। तो इन सभी एग्जामिनेशंस में आप सब देखते हैं कि जनरली उसमें आपको 3 स्टेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेज देखने को मिलते हैं? तो नंबर 1, ओके, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, कोई इशू है क्या आवाज़ में? जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इज देयर एनी इशू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, जस्ट गिव मी अ कमेंट, जस्ट गिव मी अ कमेंट। ओके, ठीक है, ठीक है। ऐप पर भी कमेंट्स आ गया बच्चों का, जो लोग कहीं भी देख रहे हैं, चाहे वो वाईटी चैनल पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो। ठीक है, सो रिप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, हाँ, मेंस के ऊपर ये सेमिनार है हमारा, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मैं कुछ फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ आपको कि मेंस में बेहतरीन मार्क्स कैसे स्कोर करें, मेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि सभी एग्जामिनेशंस में जनरली देयर आर 3 लेवल्स, 3 स्टेजेस हैं। विच वन? फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज, यू कैन से, प्रीलिम्स, ओके, देन यू कैन सी मेंस, और लास्ट में जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, और यू कैन से इंटरव्यू। ये 3 स्टेज होते हैं। अब इन 3 स्टेजेस में सर्वाधिक इंपॉर्टेंस किसकी है? तो सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज मेंस। व्हाई? देयर आर 2 मेन थिंग। नंबर 1, जो प्रीलिम्स है ये केवल क्या है? एक फिल्टर है, एक विंडो है जो कम सीरियस एस्पिरेंट्स को, या आप कह सकते हैं कि कम एलिजिबल एस्पिरेंट्स को क्या करता है? उस डोर से बाहर रखता है, यूपीएससी के डोर से बाहर रखता है। ये एक छटनी का तरीका है, जस्ट फिल्टर द कैंडिडेट्स। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद अगर हम लास्ट में इंटरव्यू की बात करें तो आपने देखा है कि जितने सिलेक्शंस करने होते हैं उसका बहुत कम नंबर ही यहाँ पर आता है, अगर उनको 1000 सिलेक्शंस करने हैं। ठीक है, तो जनरली 3000 के आसपास ही लोग इंटरव्यू के अंदर बैठ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो बीच का सेक्शन रह गया मेंस, ये सबसे बड़ा सेक्शन है और ये डिफरेंस पैदा करता है। क्यों? प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं क्या मेंस या इंटरव्यू में? फाइनल मेरिट में नहीं काउंट होते। ठीक है, लेकिन मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या कोई भी और एग्जामिनेशन हो, तो मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के जितने भी मार्क्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई अदर एग्जामिनेशंस, उसमें इसका वेटेज उतना नहीं होता। आपने देखा यूपीएससी के अंदर भी 250 मार्क्स का इंटरव्यू है, यूपी पीसीएस में तो इंटरव्यू का वेटेज ही नहीं है, 100 मार्क्स का वेटेज बचा है, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में तो इंटरव्यू को लगभग फिनिशअप कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मेंस वो सेक्शन रह जाता है जहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि यही अल्टीमेटली आपके सिलेक्शन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आपने यहाँ पर अच्छे मार्क्स गेन कर लिए हैं तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। अगर आपका मेंस बहुत अच्छे से गया है, आप इंटरव्यू के अंदर कम प्रेशर में आप इंटरव्यू देने जाओगे और उसका रिजल्ट क्या होगा? और ज़्यादा पॉजिटिव, आपका इंटरव्यू और अच्छा होगा।
लेकिन अगर आपका मेंस में मार्क्स थोड़ा सा कम लग रहा है, आपको मेंस का पेपर कोई गड़बड़ हो गया है, तो क्या होगा, इंटरव्यू के अंदर एक नेचुरल प्रेशर जनरेट हो जाएगा आपके पास कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है क्योंकि मुझे अपने मार्क्स तो बैलेंस करनी है, ठीक है। और ये एक ओवर बर्डन, ओवर प्रेशर हो जाता है। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसलिए मेंस सर्वाधिक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि चूंकि मेंस है, मेंस का जनरली आपने देखा होगा, कोई भी मेंस का एग्जामिनेशन हो, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर एक, पेशेंस। पेशेंस क्यों? जनरली 3 आवर का एग्जाम होता है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम है। नंबर दो, पूरा का पूरा जो मेंस है वो कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। यू हैव टू राइट द आंसर बाय योर वर्ड्स, ठीक है, आपको राइटिंग करना होता है। आपके पास चूज करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से नहीं है, ठीक है। तो आपके नॉलेज की एक्चुअल प्रूफ यहाँ पर होती है, ठीक है, इसलिए भी मेंस इंपॉर्टेंट है। नाउ अब मेंस की जब हम तैयारी करें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सेशन जो भी जहाँ पे देख रहा हो, यूट्यूब, फेसबुक, अड्डा पे या चैनल पे हूँ, आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। ओके, फाइन। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम मेंस के सिलेबस को देखिए, वैसे नो डाउट कि सभी एग्जामिनेशंस का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, लेकिन जो मेंस का सिलेबस है ये भी वास्ट होता है। क्यों? कोई भी एक पेपर होगा, जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें, ठीक है, अगर जीएस पेपर 1 है, उसके अंदर आप क्या देखेंगे, कई कई सब्जेक्ट्स होते हैं। यूपीएससी के अंदर कौन कौन से हैं, तो आपको इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिलेगा, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री भी मिलेगा, कल्चर भी है, सोसाइटी भी है, इंडियन सोसाइटी भी है, ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी भी है। सो देयर आर मल्टीपल्स। अब इतने सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, ऐसे में क्या होगा, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। सेलेक्टिव किस लेवल पर, तो सेलेक्टिव 2 लेवल पर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेलेक्टिव 2 लेवल पर होना पड़ेगा। नंबर 1, स्टडी मटेरियल। डजंट मैटर कि आपने किस स्टडी मटेरियल को प्रेफर किया है, आप कोई एडवांस बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई अपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपके पास क्लास नोट्स हैं, आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं, किसी के सीनियर के नोट्स हैं, नो इशू। लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए। एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपने 4 सोर्सेज लिए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे कब मार्क्स गेन करने हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको एक सब्जेक्ट पर आपके पास एक ही सोर्स है, एक ही बुक है, एक ही नोट्स है, तो आप बहुत बेहतर सिचुएशन में होंगे, ठीक है। और नंबर 2, टॉपिक्स को लेकर के भी आपको सेलेक्टिव होना होगा। किसको लेकर के, टॉपिक्स को लेकर के भी आपको सेलेक्टिव होना होगा। क्यों? वास्ट सिलेबस है, आपके पास हर चीज को अच्छा लिखने की कैपेसिटी शायद ना हो सकता है कि आप हर टॉपिक पर इक्वल पकड़ ना रखते हो सकता है कि हर डायमेंशन को आप कवर ना कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ रखते हैं, कुछ डायमेंशंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा बन सकता है मेंस के अंदर, ठीक है। कैसे, हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो जैसे अगर हम पेपर 1 की बात करें, यूपीएससी पेपर 1 की बात करें, या यूपी पीसीएस पेपर 1 की बात करें, अब उसके अंदर एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, एक सब्जेक्ट है। उसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। आप सेकुलरिज्म के बारे में सुनते हैं, आप पॉपुलेशन के बारे में सुनते हैं, ठीक है, आप वुमेन इश्यूज के बारे में सुन रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं उसके। क्या सब पर आपकी इक्वल पकड़ होगी? हो सकता है ना हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आपको अच्छी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो विद दैट वेरी कंफर्टेबल। तो ऐसे में क्या करना होगा, एटलीस्ट आपको उन टॉपिक्स के ऊपर आपके पास नंबर 1 नोट्स अच्छे होने चाहिए, नंबर 2
उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका आपने रिवीजन किया हुआ हो। नंबर 3, उससे रिलेटेड कम से कम आपने 20, 50, 100 क्वेश्चंस को अच्छे से राइट किया हुआ हो। ऐसे में क्या हो जाएगा कि उस एक टॉपिक के ऊपर आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, और अगर उस टॉपिक या उस टॉपिक के आसपास से जुड़ता हुआ कोई भी क्वेश्चन मेंस के अंदर आता है, आप उसके साथ बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, एक तो आपको रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, रेगुलर आंसर राइटिंग। लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या आपको डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनरली क्या होता है, स्पेशली हमारे पास होता है बच्चों के, जो नए बच्चे जुड़ते हैं कि सर हम आंसर कब से लिखना शुरू करें? अरे भाई, पहले सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, उस पर एक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, आफ्टर दैट आप आंसर राइटिंग की तरफ बढ़िए। लेकिन एक बार जब आपने लिखना शुरू कर दिया, देन यू हैव टू बी रेगुलर। आपको नियमित रूप से उत्तर लिखना ही होगा, ठीक है, आपको नियमित रूप से उत्तर लिखना ही होगा। तो नंबर 1, रेगुलर, ठीक है। दूसरा जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग होना चाहिए, ठीक है, आंसर राइटिंग के दौरान आपका बेस क्या होना चाहिए? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सबसे बड़ा गाइडिंग ट्रैक है आपके पास, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, टॉपिक उठाइए। फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की या क्लाइमेटोलॉजी की, तो इस टॉपिक में से अब तक पिछले 5 सालों के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस किस टाइप और किस किस डेप्थ के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपको ये पता है तो आप उस टॉपिक को भी अच्छे से समझ सकते हैं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखते लिखते उस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने साथ कंफर्ट जोन में ला सकते हैं, ठीक है। ये कब हो पाएगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे, और इस गो थ्रू होने के प्रोसेस को टॉपिक वाइज रखिए, टॉपिक वाइज, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपने पेपर 1 उठाया पिछले साल का, ठीक है। अभी आपने देखा उसके अंदर इतने क्वेश्चंस फिजिकल ज्योग्राफी से हैं, इतने क्वेश्चंस इकोनॉमिक ज्योग्राफी से हैं, इतने क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी के हैं। कैसा नेचर है? क्या उनका नेचर फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है? अगर आप इसको एनालाइज कर पा रहे हैं तो आप पेपर को भी समझेंगे और सब्जेक्ट को भी समझेंगे, और फिर किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा रहती है ये भी आपको ध्यान में आएगा। साथ ही किस टॉपिक से अब तक क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपको पता लग जाएगा, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अब तक अनटच्ड रह गया है, जहाँ से अब तक प्रश्न नहीं आया है। इसका मतलब वहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ सकते हैं और आप उनका अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जनरली क्या होता है, हम जिस सब्जेक्ट के को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं उसी की आंसर राइटिंग करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्रीलिम्स क्रॉस कर चुके हैं और आप मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके पास दिन बहुत लिमिटेड रह गए हैं, तो ऐसे में हमेशा क्या करना? कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन। कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन यानी कि आपको आंसर राइटिंग तो करना है, लेकिन आपको आंसर राइटिंग सभी चीजों का करना है। सभी चीजों का मतलब क्या हुआ? तो आप देखते हैं जीएस भी है, एसए भी है, ऑप्शनल भी है, ठीक है। ये 3 बड़े पोर्शन होते हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको स्टेट जीके भी पढ़ना होगा। किसी किसी स्टेट एग्जामिनेशंस के अंदर वहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी कंपलसरी पेपर्स में एडअप होता है, तो आपको उनका भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपको इन सभी डायमेंशंस की प्रिपरेशन करनी है और इन सभी के लिए आंसर राइटिंग करनी है। आपको पता लगा आप एसए में घुस गए तो केवल एसए के लिए आंसर राइटिंग किए जा रहे हैं, गलत है। केवल जीएस के लिए कर रहे हैं तो भी गलत है, केवल ऑप्शनल के लिए कर रहे हैं तो भी गलत है, ठीक है। तो आपको जितने भी मेंस के पोर्शंस हो सकते हैं उन सबकी आंसर राइटिंग करनी है। क्यों? देखिए, जब आप पेपर देंगे मेंस का,
चाहे वो यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, उन सभी पेपर्स में आपकी मेरिट फाइनल बननी है। अगर आपने केवल जीएस की प्रैक्टिस करते रह गए, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एलेबरेट करता हूँ। जनरली 3 बड़े पोर्शंस हैं, जीएस, एसए और ऑप्शनल। अभी बहुत सारे स्टेट पीसीएस का पार्ट ऑप्शनल नहीं बना, तो वहाँ बाकी 2 पोर्शन हो गए ऊपर वाले, ठीक है। मान लीजिए जीएस का एक पेपर है 250 मार्क्स का है, एसए का पेपर है 250 मार्क्स का है, और ऑप्शनल का पेपर है 250 मार्क्स का है। जनरली जीएस के 4 पेपर होते हैं, ये 1000 मार्क्स का हो गया। अब आप किसी भी 1 या 2 सब्जेक्ट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते रह गए, आपको हिस्ट्री पसंद, आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री का वेटेज कितना है, तो हिस्ट्री एक पेपर का एक पार्ट है, मुश्किल से उसमें से 100-125 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी उसकी तैयारी कर ली है और आपने उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए उस सबको भी अच्छे से लिख दिया है, पूरे मार्क्स मिल गए, तब भी आप अल्टीमेटली केवल एक पेपर में ही मेहनत कर पाए ना। लेकिन आपको पास सबके अंदर होना है, मिनिमम मार्क्स सबके अंदर सिक्योर करने हैं, और सबके मार्क्स का कलेक्टिव जो रिजल्ट होगा वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। इसलिए सबकी प्रिपरेशन करनी है। सेकंड थिंग, मान लीजिए आपने सभी का बराबर प्रिपरेशन किया है, थोड़े थोड़े मार्क्स अगर आपके सब में आ रहे हैं, अगर कोई पेपर 100 मार्क्स का है, उसमें आपने बहुत अच्छा किया तो आपको 100 नंबर ही मिल सकते हैं। लेकिन अगर 100 नंबर के 10 पेपर हैं और आपने बहुत अच्छा नहीं भी किया, हर पेपर में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ भी किया, ठीक है, और तो भी अगर आपने एक एक पेपर में 50-50 नंबर में लिए, ठीक है, तो भी आपके 500 मार्क्स बनेंगे, जो इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको सभी डायमेंशंस की प्रैक्टिस करनी है, आइदर जीएस, आइदर एसए, आइदर ऑप्शनल, ठीक है। तो मैंने पहली बात बताई, सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट थिंग बताया मैंने, आपका जो रोड मैप होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होगा, ठीक है। दूसरा, आपकी सेलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल को लेकर के भी और टॉपिक्स को लेकर के भी आपको सेलेक्टिव ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कमेंट है तो आप लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको लेने की, ठीक है। तो सिलेबस और स्पेसिफिक या आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। तीसरा मैंने बताया आपको सभी डायमेंशंस कवर करनी है, ठीक है। जीएस, एसए, ऑप्शनल, आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास अगर 1 महीने का टाइम है, मेरे पास अगर 1.5 महीने का टाइम है, तो मुझे कितना टॉपिक कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और उस सब्जेक्ट के अंदर भी कितना टाइम देना है। मुझे पता लगा फंडामेंटल्स राइट्स को ही पढ़े जा रहे हैं पॉलिटी के अंदर, बाकी भी पार्ट्स हैं उसमें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप सारा टाइम फंडामेंटल राइट्स को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और जो इसके बाद, इन 3 के बाद जो 4th इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं जोड़ना चाहूंगा, दैट इज करंट अफेयर्स। चौथा जो महत्वपूर्ण बात है, चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? करंट अफेयर्स। तो आप सबने क्या देखा है, चाहे कोर सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हो, या डायनेमिक सब्जेक्ट हो, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी इश्यूज एक्सेट्रा हो, जनरली अभी यूपीएससी या स्टेट पीएससी उन पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस को करंट से रिलेट करके पूछ रहे हैं, ठीक है। और ना सिर्फ करंट से रिलेट करके पूछ रहे हैं, बल्कि कोर प्लस में करंट, उन दोनों का मैचअप आपको मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। अब ऐसे में क्या करना है, तो आपको करंट में जो टॉपिक्स हैं, करंट में जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं। शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपको 2 चीजें देंगे। नंबर 1, फैक्ट्स। अगर आपको किसी भी एक मुद्दे के ऊपर आंसर राइटिंग करनी है, आप आईआर के अंदर नैम के बारे में लिख रहे हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में लिख रही हैं, आपके पास फैक्ट नहीं है, कोई उसका रिसेंट अगर समिट हुआ है, कोई रिसेंट सम्मेलन हुआ है, आपके पास फैक्ट नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगी, आपका आंसर अपडेट नहीं होगा,
ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जनरली करंट अफेयर्स के अंदर हर चीज़ में कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आंसर लिखना है, आपको नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आंसर लिखना है और आपका उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बता सके कि बायोटेक्नोलॉजी में रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुआ है, हो सकता है कि आप बता सके कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया में रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अगर आपको उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आप उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से, उस क्वेश्चंस के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे और यहीं पर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जितना शॉर्ट में रहेगा आपके पास, उसका जितना रिवीजन रहेगा वो उतना बेनिफिशियल रहेगा, और उसके अंदर दोनों फैक्टर्स, चाहे वो फैक्ट्स हों या कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। ये चौथी बात होगी। और इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रेजेंटेशन। वो क्या है? प्रेजेंटेशन। हो सकता है आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, आपका जीएस पर, करंट अफेयर्स पर, सब पे बहुत अच्छी नॉलेज हो, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो, कॉन्सेप्चुअल भी और फैक्चुअल भी, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को वहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाए, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वहाँ पर लिख ही नहीं पाए, क्या वो यूजफुल रहेगा? आफ्टर ऑल जो एग्जामिनर है, जो इन्विजिलेटर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, वो किस बेस पर आपका अंदाजा लगाएगा? ही डोंट नो हु यू आर, ही डोंट नो कि आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है, आप कॉलेज के टॉपर रहे हैं कि नहीं रहे हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या आप एकदम, उसे नहीं पता ये सब बातें। उसे कैसे पता लगेगा आपके बारे में? उसके हाथ में जो आंसर शीट आएगी आपकी, जिस पर आपने आंसर राइटिंग की है, उसके बेस पर वो अंदाज़ा लगाएगा, और उसमें आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है और कितना लिखा है, इन 3 चीज़ों के बेस पर वो आपको मार्क्स दे देगा। ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, ही जस्ट नो द थिंग विच यू आर प्रेजेंट इन दैट आंसर शीट। जो आपने उस उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखा है, वो उसी के आधार पर आपका विश्लेषण करेगा, और उसका काम आपका विश्लेषण करना भी नहीं है, बल्कि केवल उस उत्तर पुस्तिका का, आंसर शीट का विश्लेषण करना है, उसके बेस पर वो मार्क्स दे देता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन के कई पार्ट्स हो सकते हैं, कई भाग हो सकते हैं, ओके। नंबर 1, समवन से सत्यम तिवारी, एग्जाम बहुत हार्ड होता है। हाँ बेटा, बिल्कुल हार्ड होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हार्ड ना हो तो फिर वो एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यह हार्ड होगा ही, ठीक है। और हार्ड इसीलिए उसको बनाया गया है क्योंकि उसका उद्देश्य ही उसका कंपटीशन कराना है, अल्टीमेटली उनको सेलेक्ट करना है। उनके पास अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो उन्हें 1000 लोग सेलेक्ट करना है। जितने ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे एग्ज़ाम उतना हार्ड बनता चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनको बाकी लोगों को बाहर करके 1000 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो वो मजबूरी है। ये आप नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम हार्ड है या एग्ज़ाम इजी है, ठीक है। और जो होता है वो सबके लिए, अगर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा, इजी है तो सबके लिए इजी होगा। वेल, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, ठीक है। इसमें कई चीज़ें आएंगी, ठीक है। नंबर 1, आपकी हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग कैसी हो? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है, एसेट्रा एसेट्रा। और बहुत अच्छी है तो क्या मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, या बहुत बुरी है तो क्या मुझे उसका नुकसान होगा? दोनों ही गलत है, ठीक है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप, लेकिन वहाँ पे आपने कुछ लिखा ही नहीं पेपर के अंदर, कुछ फैक्ट्स दिए ही नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट डाले ही नहीं, तो केवल हैंड राइटिंग के बेस पर वो आपको मार्क्स नहीं दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार किसी की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है, लेकिन उसने बहुत अच्छे से पेपर को प्रेजेंट किया है, जो डिमांड थी क्वेश्चंस की, उसने क्वेश्चन की उस डिमांड को समझा और सही वे में उसने आंसर राइटिंग किया है, तो क्या एग्जामिनर उसको मार्क्स नहीं देगा? बिल्कुल देगा। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपकी हैंड राइटिंग इतनी वर्स्ट ना हो कि पढ़ी ना जाए, और अगर आप अच्छा लिखते हैं नेचुरल फ्लो में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नेचुरल फ्लो में अच्छा नहीं लिखते हैं तो आपको अलग से बहुत अच्छा लिखने की कोशिश नहीं करनी है,
और ये आपको पहले से ही प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या आपकी राइटिंग खराब हो, आपको दोनों चीज़ों को ही पहले से प्रैक्टिस में लाना होगा। ठीक है? क्यों? मान लीजिए आप बहुत अच्छा लिख रही हैं और आपने अच्छा या सुंदर लिखने के चक्कर में अपनी स्पीड कम कर ली, तो प्रॉब्लम होगी। आपकी राइटिंग, आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है पर आपकी हैंड राइटिंग गड़बड़ हो जा रही है, आपने सारे फैक्ट डाले हैं पर राइटिंग ही ऐसी कि पढ़ने में ना आए डॉक्टर की दवाई की जैसी, तो फिर किस काम का? ठीक है? तो इन दोनों को बैलेंस करना है। आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको इजीली, जो एग्जामिनर है वहाँ पर, उनको इजीली समझ में आ जाए, दैट इज सफिशिएंट। बहुत अच्छी है, वेल एंड गुड, पर उसके चक्कर में आपका फ्लो खराब नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा अच्छा लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है? बहुत खराब है तो आपको उसको एटलीस्ट इतना मेंटेन करना है कि वहाँ पर जो एग्जाम चेक कर रहा हो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? हेलो हेलो, वेलकम वेलकम, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। शुभम, और यहाँ मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू शुभम। ठीक है, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, दैट्स गुड। आप नए स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। ठीक है, पर आपको अच्छा पढ़ना होगा, केवल मेरे अच्छे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वेल, स्वागत है आप सभी का। तो नंबर 1 हैंड राइटिंग की बात हो गई। नंबर 2 किस फॉर्म में आंसर राइटिंग करना। बहुत लोग कहते हैं कि मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखता हूं, क्या ये सही है? बहुत लोग कहते हैं मैं पैराग्राफ में लिखता हूं, क्या ये सही है? तो ना दोनों सही हैं और ना ही दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, एक बात। दूसरा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जस्ट एन एग्जांपल, हालांकि यूपीएससी अब बहुत ज़्यादा केवल फैक्ट पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर मान लीजिए कोई प्रश्न है ऐसा, वो स्पष्ट रूप से आपसे पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख कारण बताइए, डिस्क्राइब द 4 मोर रीजन्स फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत क्लियर लिख दिया उसने, आपको 4 कारण बताने हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप वो 4 कारण को प्रेजेंट कैसे करते हैं। वहां पर आपके पास 2 तरीके हैं, आपने नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे भी बता दिया, आपने यहाँ पे लिखते चले गए आप। ठीक है, आपके पास दूसरा वे क्या है, आपने इसको पॉइंट बनाया 1, 2, 3, 4। तीसरा वे क्या है कि आपने ना तो पॉइंट बनाया ना ही आप बुलेट्स में गए। आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना दिया, ऊपर लिखा आपने 1857 रिवोल्ट, यहाँ पे आपने 4 बातें बताई, फिर आप उन चारों को एक्सप्लेन करेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, आपके पास ये तरीका भी है। आप उसको पैराग्राफ के अंदर भी ढाल सकते हैं, फिर जब इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे तो कोई भी एक फिक्स मेजर सही है या गलत है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूल बात है क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए और आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें रहते हुए सही चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट करना। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस की डिमांड ही ऐसी होती है कि आप वहाँ बुलेट्स में चीज़ें लिखें। अगर उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछ लिए कि मेजर गोल्स कौन से हैं, आपको बुलेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि गांधी की फिलॉसफी की व्याख्या कीजिए, ठीक है, अब वहाँ पर हो सकता है कि ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन कुछ बुलेट पॉइंट्स आए, पर आप हर चीज़ बुलेट्स में नहीं लिख सकते हैं, आपको उसको डिस्क्राइब करना ही होगा, वो पैराग्राफ में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फिक्स मेजर नहीं है कि मुझे बुलेट्स में ही लिखना है या मुझे केवल पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया, वेल एंड गुड। इसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग हम इमेज, ग्राफ, स्केच एसेट्रा का यूज करें कि नहीं करें। तो करिए, अगर क्वेश्चन की डिमांड है करिए, बहुत अच्छे से करिए। मैप, ठीक है, इन सब की अगर डिमांड है तो आप करिए, बहुत अच्छे से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टाइम बचाएगा ये। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रपति की शक्तियां बतानी है, यू हैव टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आपके पास एक तरीका है कि आप उसका डिवीजन इजिली फ्लो चार्ट में कर सकते हैं।
आपने इस प्रकार बताया, एक फ्लो चार्ट बनाया और आप लिखते चले गए टाइप्स ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा तरीका क्या है, आप पैराग्राफ में लिखे जा रहे हैं, उसी बात को लिखे जा रहे हैं पैराग्राफ में। ज़्यादा बेहतर कौन सा है, पैराग्राफ में उसको पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन, ये पैराग्राफ है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अब वो पढ़ेगा बाकायदा, इसके अंदर ढूंढेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपने ऊपर डाला हेडिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आपने 4-5 बिंदु बनाए जितने भी टाइप्स हैं प्रेसिडेंट की पावर्स के, ठीक है। और इसमें क्या फ़ायदा हो गया, आपने जैसे ही यहाँ पर उन पॉइंट्स को लिख दिया, अगर नीचे लगता है कोई ज़रूरी है किसी के अंदर तो उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको ईजिली यहाँ पर विजिबल हो रहा है कि कितने टाइप्स के पावर्स हैं और वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बेहतर है उसको आप लिखिए, आप फ्लो चार्ट का यूज करिए, बेनिफिशियल है। अगर आपको लग रहा है कहीं पर इमेज की ज़रूरत है, आप यूज करिए ना। ज्योग्राफी के अंदर अगर क्वेश्चंस आ रहा है, कैनियंस क्या है, वी शेप यू शेप वैली क्या है, और आपको लगता है कि आप उसको बना सकते हैं, आप की अच्छी इमेज बना सकते हैं, वहाँ पर आप लगाइए फिगर उसके अंदर, ठीक है, बनाइए ना, किसने रोका है। लेकिन अगर आप उसको कंफर्टेबल हैं, उसकी आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है तो ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। नमस्ते, नमस्ते राजदीप, स्वागत है आपका। हेलो आशीष, वेलकम। सर कौन सी लैंग्वेज में इजी होगा लिखने के लिए, हिंदी और इंग्लिश? शिप्रा का क्वेश्चन है। शिप्रा, इट्स ऑन यू कि आपने कौन सा मीडियम डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे बेहतर मीडियम वो है जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल फील करें, ठीक है, वो बेटर मीडियम है। अंकित मंडल, जय माता दी, हेलो दोस्त, स्वागत है, जय माता दी। अंकित हेलो, क्लियर, ओके। सर आंसर्स की आपने पता नहीं किस फॉन्ट में लिखा है, आंसर्स की लेंथ भी दी होती है क्या? हाँ, जनरली वर्ड लिमिट होता है, मैं उस पर आने वाला था अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वर्ड लिमिट होता है, मैं उस पर आऊँगा अभी। फिलहाल इसको कर लेते हैं। तो इमेज, ग्राफ, स्केच, मैप, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा का उपयोग करिए, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उसको यूज करिए, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें उसने पूछा हुआ है कि इंडिया में कोल के मेजर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर हैं। अब एक तरीका आपके पास है कि आप बाकायदा लिखने बैठे पैराग्राफ में, दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आपने भारत का मैप बनाया और उसके अंदर दर्शा दिए कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, जो भी आपको लगता हो आपने पॉइंट आउट किया, उसके साथ में उसका नाम लिख दिया, काम हो गया, ठीक है। आपका टाइम बचा, आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स खर्च नहीं करने पड़े, बहुत शब्द खर्च नहीं करने पड़े, ठीक है। कन्फ्यूजिंग का भी इसमें क्या नाम है चांस बहुत कम होता है कि आप कन्फ्यूज होंगे, कुछ गलत लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो अभी किसी स्टूडेंट ने कहा कि आंसर की लेंथ के बारे में, ठीक है, हेलो वेलकम, लेंथ के बारे में, ठीक है। और यू कैन से वर्ड लिमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वर्ड लिमिट फिक्स होती है? हाँ, फिक्स होती है, क्लियर लिखा होता है 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, जितने भी वर्ड का क्वेश्चन है क्लियरली वहां पर मेंशन होता है। अब 150 वर्ड्स अगर लिखा है तो क्या इसका मतलब ये है कि 150 एग्जैक्टली 150 ही होना चाहिए, वो 149 नहीं हो सकता, वो 151 नहीं हो सकता, या इस 150 वर्ड का क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है लगभग इसके आसपास, ठीक है। बहुत बार तो लिखा भी होता है नॉट मोर देन, इससे अधिक नहीं, ठीक है। अब आप 150 को 150 वर्ड से आप उसको 120 वर्ड 125 वर्ड में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें जिस तरीके से एक्सप्लेन करनी है वो इतने में पॉसिबल नहीं है, तो आप 160 वर्ड्स तक भी एक्सीड कर सकते हैं, इतने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो। लेकिन अगर आप एक ही बात को 2-3 अलग अलग तरीके से बार बार लिख रहे हैं, रिपीटेशन हो रहा है, तो फिर आपके अगर वर्ड्स बढ़ते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट खड़ा करेगा एग्जामिनर के सामने, ठीक है, वहाँ ध्यान रखना है। सेकंड थिंग जो मेरा अपना ओपिनियन है कि जनरली जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम आप लिखें। क्यों? इससे आपका समय बचेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई वर्ड 150 कोई क्वेश्चन 150 वर्ड लिमिट का है और आप 120, 125, 130 में उस आंसर को दी बेस्ट लिख पा रहे हैं, तो फिर क्यों आपको 150 पर जाना है, ठीक है। आप उसको 130 में छोड़ दीजिए, आप उसको 125 में छोड़ दीजिए। जो आपको 20 शब्द हर क्वेश्चन में लिखने में लगने वाला टाइम है आपका, वो टाइम बच रहा है, आप उस प्रेशर से बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो आप लिखिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है वर्ड लिमिट को लेकर के, ठीक है।
मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर एक पॉइंट मुझे और बताना है, फिर हम इस सेशन को एंड अप करेंगे। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। मोहम्मद तनवीर, हेलो सर। हेलो मोहम्मद तनवीर। अमित यादव, ओके, बहुत क्लियरली समझ आ रहा है, वेरी गुड अमित। शिप्रा, सर मैं तो ओडिया मीडियम से हूँ, तो आप ओडिया मीडियम से लिखिए शिप्रा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। आप उसमें से किसी भी लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, ओके। सो यू कैन गो विद उड़िया मीडियम, नो इशू। सर मैप को बनाकर आंसर दे सकते हैं। तनवीर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूं पहले ही, आप बिल्कुल मैप में दे सकते हैं आंसर, ठीक है। तनवीर, आई एम PWD कैंडिडेट, आई थिंक फिजिकल समथिंग कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कोई इशू नहीं है उससे। आपको अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं या फिजिकली अनेबल हैं तो आपको उसके लिए एक असिस्टेंट मिलता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट, शुभम का क्वेश्चन है पीसीएस का अभी मेंस में क्या सब्जेक्ट लेंगे सर हम? ऑप्शनल पर मैं अलग विषय अलग एक लेक्चर लूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करें, ठीक है, ठीक है, ओके ओके गुड, ठीक है। तो वर्ड लिमिट की मैंने बात कर ली है कि कोई एक फिक्स ऐसा नहीं है क्राइटेरिया कि आपको उतने वर्ड्स में लिखना है। हाँ, कम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम लिखने का बेनिफिट ये रहता है आपके पास टाइम बचता है, गलतियां होने की संभावनाएं कम होती हैं, रिपीटिशन का संभावना कम होता है। अगर आप ज़्यादा वर्ड्स लिमिट लेंगे हो सकता है आप चीज़ों को रिपीट कर दें, ठीक है, एक बात। इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट थिंग मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके मार्क्स को और अच्छा करती हैं। नंबर 1, एक तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन का नंबर क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि ये कौन से प्रश्न का उत्तर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आंसर नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। बहुत सारे स्टेट पीसीएस ऐसे हैं जहाँ पर एक क्वेश्चन के कई सब पार्ट्स होते हैं, तो आपको सब पार्ट लिखना चाहिए कि ये आंसर 1 का पार्ट 2 है, जो भी XYZ हो वो आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अगर कभी ऐसा हुआ कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। हो सकता है एग्जामिनर को वो परेशान कर दे और उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके मार्क्स पर हो सकता है, ठीक है। इसी में एक चीज़ और भी आती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम सीरियल वाइज लिखते चले जाएं, या अगर मुझे पहले के बाद दूसरा तीसरा चौथा नहीं आता मैं सीधा अगले पे जंप कर जाऊं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आता है आप सीरियल वाइज लिखिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके बाद का भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो बात है, हाईलाइटिंग या हेडिंग एक बात आती है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस के अंदर इसका बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं उसमें आपको 2 या 3 टर्मिनोलॉजी को, 2-3 शब्दों को एक्सप्लेन करना है, आपने पहला वर्ड लिखा उसको हाईलाइट करना चाहिए आपको। इवन आप अगर आपने 10-8 लाइनों का कोई पैराग्राफ भी लिखा है, हालांकि 8-10 लाइनें बहुत ज़्यादा होती हैं, 5 से 6 लाइनें मैक्सिमम लिखना चाहिए एक पैराग्राफ में। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और आपको लग रहा है कि इसके अंदर भी कोई 2-4 वर्ड या कोई एक लाइन ऐसी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आंसर, जो उस आंसर का एकदम कंक्लूजन है, उसका सार है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग, हाईलाइटिंग या अंडरलाइन, इसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए। ये आपके आंसर को, आपके उत्तर को खूबसूरत बनाता है, एक ग्लोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लियर है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि इसका ओवर यूज नहीं करना। आप हर चीज़ पे हाईलाइट कर, हर चीज़ को अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप हर चीज़ को हेडिंग बना दे रहे हैं, ये नहीं करना है। दूसरा, इसके लिए ध्यान रखना है आपको मल्टीपल कलर्स के पेन्स यूज नहीं करने हैं। आपको एग्जामिनेशन हॉल में केवल ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है। आप वहाँ रेड पेन, इवन मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी और भी कोई भी कलर हो अवॉइड करना चाहिए। जस्ट गो विद ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ओके, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। थर्ड वन इज, कई बार बहुत सारी कोटेशंस मिलती हैं, कोई पोयम की लाइन मिलती है, कोई आप वहाँ पे श्लोक, कोई कोट, कोई दोहा, कोई पोयम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट है, उसका वहाँ पर बेनिफिट मुझे मिलेगा और वो क्वेश्चन की डिमांड के अंतर्गत है, उसको आप लिखिए और उसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। तो जनरली क्या होता है, अगर हम कोट्स को लिख रहे हैं, हम पोएम्स को लिख रहे हैं,
तो उसको एक तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आप एक पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, आपने एक लाइन लिखा, दूसरा लाइन लिखा, इसके बाद आप कोई पोयम लिखने वाले हैं, एक लाइन की, दो लाइन की, ठीक है, तो उसको आप सेंटर में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी फिक्र नहीं करने की मेरा स्पेस जा रहा है। अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास टाइम है और वो क्वेश्चन की डिमांड है, देन राइट डाउन दैट, ठीक है, उसको वहाँ पर लिखिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं जिनका आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सेम एज हम एक सेशन ऐसा भी कर सकते हैं, प्लान करेंगे, जिसमें मैं कुछ आइडियल क्वेश्चंस लेकर के, कुछ मॉडल क्वेश्चंस लेकर के उनके आंसर राइटिंग और सिनॉप्सिस आपको बताऊं। अभी मैंने कुछ जो डूज डोंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर मैंने बात की है। आई होप कि ये आपकी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस है, आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर केवल आपके माइंड में है, आप सीधा आंसर राइटिंग के लिए जब रेडी हैं एग्जामिनेशन हॉल में वहीं पर केवल यूज करेंगे तो ये आपके नेचुरल यूज में नहीं आएंगी। तो आपको उसको हैबिट में डालना होता है, और हैबिट में तब डलेंगी जब आप लगातार इसको अपने आंसर राइटिंग का पार्ट बनाएंगे। आप जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो आई थिंक सबको मेरा जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ सेशन को एंड अप कर रहा हूँ। किसी को अगर कोई और फटाफट कोई डाउट या इशू है तुरंत से कमेंट कर दें, जल्दी से क्लियर शॉर्ट में, फिर इसको सेशन को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। अभी 2 बड़े एग्जाम्स आने वाले हैं, यूपी पीसीएस और यूपीएससी, ठीक है, उसको लेके भी हम सेशंस कर रहे हैं अलग अलग। बहुत जल्दी मैं यूपी पीसीएस मेंस को लेकर के भी एक सेशन आऊँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। So guys, thank you so much. All the best to all of you. Have a good day. Thank you.